स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आपके लिए फिर एक सीरीज लाया हूं जो कि भारत के भूगोल विषय है और उसके अंतर्गत जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्रजाति या जनजातियां। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो लेक्चर में हम आपको क्या देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको ये जो 4 पॉइंट आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये आपको बताया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले जनजाति का परिचय दिया जाएगा, फिर आपको उसके लिए क्या भारतीय संवैधानिक प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के तहत जनजाति को डिफाइन किया जाता है वो आपको बताया जाएगा, कुछ प्रमुख जनजातियों का डिटेल आपको दिया जाएगा और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर का सीरीज रहेगा। याद रखिएगा, हम जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर मैं क्रांति सर जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसका लास्ट में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे। प्रश्न इसलिए दे रहे हैं ताकि आपने जो पढ़ा है उसका क्रियान्वयन आप बेहतर कर सको। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें सिर्फ कमेंट करिए, आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दीजिए और हम आपको पीडीएफ आपको पर्सनली भेज देंगे, वो भी निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अब देर नहीं करते, हम आज का शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्रजाति या जनजातियों के बारे में या विषय में, आप उसे परिचय कह सकते हो। अब यहां देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है एक एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि क्या भारतीय संविधान में जनजाति को परिभाषित किया गया है। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो है नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट ये रहता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, तो वह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। ये याद रखिएगा, एक एक डेटा आपको दिया जा रहा है, कैसे एग्जाम में पूछ सकता है ये भी आपको बताया जा रहा है। तो आप बिल्कुल हमारे इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, लास्ट में आप कमेंट करिए, आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। सेकंड, अब भाई बात ये उठती है कि अगर अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है तो किस तरीके से या फिर किस आधार पर कुछ विशेष समुदाय को भारत के संघ राज्य क्षेत्र में जनजाति घोषित किया जाता है। तो उसके लिए आपको संवैधानिक प्रावधानों पर जाना पड़ेगा और वो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 366 उपखंड 25 के तहत ये बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाएगा जो कि फिर से बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाए। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 उपखंड 25 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए जाएंगे। तो अब आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 की 2 बातों को जानना पड़ेगा। इसमें उपखंड 1 में हम जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संबंधित राज्य या फिर उस क्षेत्र के जैसे राज्यपाल उनसे बातचीत करके एक विशेष समुदाय को, उनके कल्चर को देख करके, उनके ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख करके वो घोषित कर सकते हैं कि ये जनजाति है, अनुसूचित जनजाति। और उपखंड 2 में अगर हम जाते हैं इसी अनुच्छेद 342 के, तो संसद को विधि द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है कि एक विशेष समुदाय को, जिनका अपने एक डिस्टिंक्ट कल्चर होगा, जो कि मुख्य स्थान से दूर दराज क्षेत्र में रह रहे होंगे, ऐसी कुछ कंडीशंस है जिसके आधार पर संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो विशेष समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति कह सकता है, उसे अधिसूचित कर सकता है। तो ये पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब तृतीय पॉइंट जो आपको इसमें जानना होगा, जैसे कि मैंने बताया भारत में जनजातियों का जो निर्धारण किया जाता है वह उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर किया जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। अब जो आपको परिचय में अगर जानना हो जनजातियों को तो वो है कि भारत में जो जनजातीय क्षेत्रों को लगभग कितने हिस्सों में बांट दिया गया है। फिजिकली बात किया जा रहा है, भौतिक तौर पे, तो देश में ऐसे 7 क्षेत्र आपको मिलेंगे। याद रखेंगे कितने, 7 क्षेत्र। और वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जैसे कि उत्तरी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया, पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया और एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये 7
क्षेत्र है यहाँ पे दिया गया है, और साथ ही साथ आपका द्वितीय क्षेत्र, अगर आप इसे काउंट करें तो 7 आपके पास हो जाता है। ये 7 क्षेत्र आप याद रखोगे। इसी के एरिया में यहाँ पर जनजाति क्षेत्रों को बांटा गया है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले तथ्यों की ओर। विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट में हम इसी पर आधारित आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर के आएंगे। अब इसी जनजाति की अगर बात की जाए तो हमको अभी फिलहाल हमारे पास एक जनगणना जो हम आधार लेते हैं वो वर्ष 2011 का ही है, क्योंकि 2021 में जो होना था कोविड के चलते नहीं हो पाया, वो आप जानते हो इस बात को। तो फिलहाल जो यहाँ पर आधार माना गया है वो है वर्ष 2011 का जनगणना। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम तथ्यों पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो जनजातियां पाई जाती है। ये आप याद रखोगे, पहला तथ्य। दूसरे तथ्य की अगर हम बात करें तो इनमें जो सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाएगा जिन राज्यों में, वो क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रम को जमाने के लिए कह देता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये आप याद रखोगे। तृतीय बिंदु अगर बात किया जाए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, नहीं पाए जाते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आजकल जो आयोग है या फिर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं कि कौन सा सत्य है या सत्य नहीं है या असत्य है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको जानना है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो प्राय जो विद्यार्थी होते हैं वो डाउट रखते मन में और गोंड को टिक कर देते हैं, जबकि गोंड नहीं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम चलते हैं तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो आपको भील दिखाई देता है, और भील के पश्चात जो है गोंड आपको दिखाई देगा। आप ये याद रखोगे। अब अगर एक क्रम दे दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बताइए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा में आप याद रखोगे। तीसरे में आपको संथाल मिलेगा, ठीक, फिर एक चौथे में नेगदा मिलेगा और पांचवे में उरांव जनजाति मिलेगी। ये आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? तो ये 5 आपको क्रम बता दिया गया है। आपको यह पीडीएफ के फॉरवर्ड मिल जाएगा, आप बस कमेंट करिएगा। आपके व्हाट्सएप नंबर आप हमें पर्सनल दे दीजिएगा, निःशुल्क आपको भेज दिया जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों में। भारत की प्रमुख जनजातियों में अभी जो बात किया जा रहा है वो भोटिया जनजाति की बात की जा रही है। तो आपको ये जानना होगा कि जो भोटिया जनजाति है विशेष तौर पर उनका निवास स्थान कहाँ है। तो निवास स्थान के लिए आप उत्तराखंड के पहाड़ियों में जा सकते हो, वहां वो पाए जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये मिलेंगे। साथ ही साथ ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी निवास इनका हमें दिखाई देता है। ये कुछ पॉइंट है, आप याद रखोगे। भोटिया जनजाति जो है वो मंगोल प्रजाति के होते हैं, ये पॉइंट आप याद रखोगे, मंगोल प्रजाति के। और भोटिया जनजाति जो है ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। ऋतुओं के अनुसार प्रवास करना मतलब कि अपने दैनिक जीवन में सुगमता लाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान ऋतु प्रवास कर रहे हैं, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट, भोटिया के बाद बुक्सा, ये याद रखोगे। अब जब हम बुक्सा की बात करते हैं तो पहले तो आपको निवास स्थान जानना होगा। तो निवास स्थान के लिए आप उत्तराखंड के कुछ पॉइंट है, जैसे कि उत्तराखंड में आपके पास नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, ये पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ये पॉइंट आप याद रखोगे। इनमें अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह यहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह मिल रहा है। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह मतलब कि अगर एक पुरुष वर्ग उच्च जाति का और निम्न जाति से वो विवाह कर रहा है तो, और प्रतिलोम मतलब कि उच्च जाति की महिला है और वो निम्न जाति के पुरुष से विवाह कर रही, तो प्रतिलोम विवाह दिखाई देता है। इसी बुक्सा जनजाति में यह भी कहा जाता है कि ये स्वयं को राजपूत वंश से संबंधित बताते हैं, राजपूत वंश से। ये था बुक्सा जनजाति से संबंधित तथ्य। बढ़ते हमारे अगले जनजाति में, वो है खरवार या फिर इन्हीं को ही कहा जाता है खैरवार। निवास स्थान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में ये दिखाई देते हैं। अगर हम इनके स्वभाव की बात करें तो स्वभाव में ये अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से
मजबूत भी दिखाई देते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली ये दूसरी बड़ी जनजाति के तौर पर हमें दिखाई देती हैं। कौन सी? तो खरवार या खैरवार। इसी के साथ एक जनजाति है गद्दी, गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति के लिए विशेष तौर पर अगर आप स्थान देखना चाहो तो आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलेगा, या हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी तरफ ये गद्दी जनजाति आपको दिखाई देती है। बात करें इसी गद्दी जनजाति में, तो ये जो गद्दी जनजाति है, राजस्थान में जो गढ़वा शासक हुआ करते थे उनके ये स्वयं को वंशज कहते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज जो कि राजस्थान में थे। बात करें गोंड जनजाति की, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गोंड जनजाति जो है वो भील के बाद सेकंड नंबर पे आती है संख्या के आधार पर। गोंड जनजाति की अगर हम निवास की बात करें तो गोंड जो है स्वयं को गोंडवाना लैंड से खुद को मूल निवासी कहते हैं। यही कारण है कि उनके साथ जो शब्द जुड़ा है वो गोंड जुड़ा हुआ है। अगर हम इनके निवास स्थान की अगर बात करें तो गोंड जनजाति आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र के नीचे फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में यह गोंड जनजाति दिखाई देती है। इनका मुख्य अगर कार्य आपको दिखाई देगा तो वह आखेट और मछली पर निर्भर होना। आखेट मीन्स हंटिंग करने की बात यहाँ पर चल रही है, ये आप याद रखेंगे। इसी गोंड से, क्योंकि गोंड काफी महत्वपूर्ण है इसलिए हम इनके कुछ और तथ्यों पर भी चलते हैं। तो कुछ और तथ्य आप ये याद रखोगे कि गोंड जो है स्थानांतरित कृषि प्रायः करती है। अब स्थानांतरित कृषि क्या होता है, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। स्थानांतरित कृषि की अगर हम बात करें, स्थानांतरित कृषि जिसे आप झूम कृषि भी कहते हो, मतलब एक स्थान पर पेड़ को काट दिया जाएगा, कुछ समय के लिए वहां पर खेती की जाएगी। खेती करने के पश्चात जब जमीन की जो प्राकृतिक उर्वरता है वो कम हो जाती है तो उस खेत को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाया जाता है, फिर पेड़ काटा जाता है और वहां खेती की जाती है। और पूर्व में जहां कृषि की जा रही थी उस कृषि भूमि को जहां छोड़ दिया गया था ऐसी कुछ समय के लिए, ताकि प्राकृतिक तौर पर उसकी उर्वरता बन जाए, उसे ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अब ये भी आप याद रखोगे, गोंड लोग जो है कम वस्त्र पहनते, परंतु जो स्त्रियां होती है उनमें आपको आभूषण पहनने का व्यवहार दिखाई देता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि गोंड जनजाति जो है पशु बलि जैसी प्रथा को भी मानते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर यह दिखाई दे रहा है। यह गोंड जनजाति से संबंधित कुछ तथ्य जो आपको बताया गया। अब भील की बात, जैसे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति के तौर पर हमें दिखाई दे रही है। बात करें इस भील की तो भील जनजाति जो है वो तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ अगर हम देखें तो धनुषकारी हमको यहाँ पर अर्थ दिखाई दे रहा है। भील जनजाति स्वयं को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के मानते हैं। बात करें इसके निवास स्थान की तो इनका भी निवास स्थान ठीक वैसे ही आपको दिखाई देगा जैसे कि गोंड जनजाति का था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में ये दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। एक और बात जो विशेष आपको जानना है वो ये है कि भील जनजाति से संबंधित यहाँ पे घूमर नृत्य का विशेष महत्व हमें दिखाई पड़ता है। भील जनजाति के पश्चात अब हमारे पास आता है एक संथाल। संथाल जनजाति की अगर बात किया जाए तो ये विशेष तौर पर आपको झारखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं या निवास करते हैं। परगना, संथाल परगना क्षेत्र। अब सिर्फ झारखंड तक ही ये सीमित नहीं है, झारखंड के साथ लगा हुआ बिहार है, वहां पर ये मिलेंगे। बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा इत्यादि क्षेत्रों में इनका निवास स्थान हमें मिलता है। जब हम इस संथाल के शारीरिक बनावट को देखते हैं तो ये द्रविड़ प्रकार के लोगों की तरह ही दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शारीरिक रचना कैसी, द्रविड़ है। और इनका मुख्य आहार हमें चावल मिलता है। इनकी बात चल रही है यहाँ पर, संथाल की बात चल रही है। ये सभी जो फैक्ट है ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, मैं फिर से कह रहा हूं।
और अंत में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाया जाएगा ताकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका कैसे क्रियान्वयन करते हो। Until unless if you are not going through with the MCQs, it will become tough for you that what actually you learned. इसलिए हम यहां पर ये आपको बताते हैं। चलिए तथ्यों को लेकर के हम आगे बढ़े तो यहां पर आता है खासी जनजाति। अब खासी जनजाति आप विशेष तौर पर जान रहे हो, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां जो आपको मेघालय तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये जो खासी है इसका निवास स्थान आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में ही मिलेगा। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि विशेष तौर पर अगर कुछ पॉइंट आप याद रखना चाहो तो याद रख लीजिएगा, मेघालय, आसाम, मिजोरम। अब इनकी अगर हम अर्थव्यवस्था पर देखते हैं तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हमें कृषि आधारित दिख रही है। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कृषि करते हैं वो स्थानांतरित कृषि है, जिन्हें ये क्या कह रहे हैं, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, ये वही है झूम कृषि। इसके बाद अब हम जाते हैं टोडा। देखिए टोडा जनजाति जो है इनका अन्य नाम भी हमें दिखाई देता है। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो टोडी या टूडा। और ये कहाँ मिलेंगे तो आप दक्षिण भारत चले जाइए, दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां इनका निवास स्थान हमें दिखाई देता है। टोडा जनजाति स्वयं को आर्यों के वंशज कहते हैं और इनके मुख्य व्यवसाय में हमें पशुचारण दिखाई देता है। ये भी आप एक फैक्ट याद रखोगे। इसी फैक्ट से ही संबंधित आपको एक और बात ये याद रखना है कि जो टोडा जनजाति है उनमें बहुपति विवाह की प्रथा काफी प्रचलित है, बहुपति विवाह। चलिए चलते अब हम जारवा जनजाति की ओर। तो जारवा जनजाति क्या है? जारवा जनजाति की अगर हम बात करें तो जारवा जनजाति हमें भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कहलाती है। ये सर्वाधिक आद्य जनजाति। अगर हम इनके निवास की बात करें तो आप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर वहीं पे अंडमान सागर, और वहां पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप में इनका निवास स्थान है जारवा का। एक और विशेष बात आप ये याद रखिएगा कि जारवा जनजातियों की सुरक्षा के लिए वहां पे किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। जारवा जनजाति के बाद अब हम पहुंचते हैं हम सीधा सीधा प्रश्नों की ओर। चलिए प्रश्न देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने तथ्य याद किए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बस हमें कमेंट करिए, अपना व्हाट्सएप हमें भेजिए। हमारे यहाँ से निःशुल्क आपको डेली न सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि बाकी टीचर्स के सब्जेक्ट के भी पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे, क्योंकि टॉपिक है, टॉपिक के साथ एमसीक्यूज है, तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न की ओर फिलहाल हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? और धौलाधार श्रेणी मतलब कि हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में चले जाइए, और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो मैंने आपको बताया था वहां पे जो जनजाति है वो कौन सी मिलेगी, तो गद्दी जनजाति अभी बात की गई थी। बाकी डिटेल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो देखिए कितना आसान होता है जब आप एक डिटेल में पढ़ते हो तो एक प्रश्न को हल करने में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। अब देखिए ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है, तो ऋतु प्रवास की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत वाले क्षेत्र में आपको भूटिया जनजाति मैंने बताया था, जहां उत्तराखंड तरफ मिल रहे थे, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में मिल रहे थे। तो भूटिया जो जनजाति है वो क्या करती है, ऋतु प्रवास करती है। प्रश्न देखिए कितना आसान हो रहा है आप लोगों के लिए। यही कारण है कि स्वराज आईएएस के जो रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो एक डिटेल लेक्चर आपको दे रहे हैं और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ला रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप इसे कैसे क्रियान्वयन करोगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें बस कमेंट करिए और आपको हम आपके व्हाट्सएप पे निःशुल्क पीडीएफ भेज दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हम देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति। अब देखिए प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के लिए आप यहाँ पे जाइएगा, वो है संथाल, जो अपने आप को प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति के कहते हैं। संथाल से संबंधित मैंने आपको ये भी बताया था कि संथाल परगना क्षेत्र आपको मिलता है झारखंड, वहां पर ये दिखाई देते हैं। झारखंड हो गया, झारखंड के साथ उड़ीसा तरफ कुछ दिखाई दे रहे, बिहार तरफ दिखाई दे रहे, और प्रमुख इनका चावल आपको दिखाई दिया था एक मुख्य खाद्य फसल के तौर पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित
में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमने देखा था सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। भील के बाद गोंड था, याद करिए, भील के बाद आपको गोंड जनजाति मिली थी। गोंड जनजाति मैंने बताया कि गोंडवाना लैंड से संबंधित ये दिखाई दे रहे थे, ठीक। तो गोंड नहीं टिक करना है। विद्यार्थी लोग विशेष तौर पर स्वयं को कंफ्यूज कर लेते हैं और गोंड को टिक कर लेते हैं, क्योंकि प्राय आप लोग गोंड सुने रहते हो। तो इसका उत्तर गोंड नहीं है। बाकी अन्य जो तथ्य है वो आपको बताया जा चुका है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। अब टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? भाई टोडा जनजाति के लिए मैंने बताया कि आप दक्षिण भारत चले जाइए, और दक्षिण भारत जाते हो तो वहां पर आपके पास नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए उत्तर सीधा सीधा क्या आ गया? नीलगिरी की पहाड़ियां। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक को आप फुल डिटेल में पढ़िए। जब आप फुल डिटेल में पढ़ते हो तो इस प्रकार के प्रश्न ना देखते ही आपसे बन जाते हैं, देखते ही आपसे बनेंगे। तो चलिए, तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न, और ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।